कि सर हमने आईएएस बनना है, बचपन से सपना देखा था, मेरे मम्मी पापा का सपना था, तो बेटा उनके सपने के लिए आप सपना देख रहे हो तो शायद कभी नहीं बन पाएंगे, लेकिन आपके अंदर से आता है कि मुझे करना ही है, तो ही आप इस तरफ जाओ, तो ही कर पाओगे। बहुत तगड़ा जुनून चाहिए, ऐसे ही नहीं निकलता। वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम में से एक आता है बच्चों ये। एंड में मान लीजिए 2025 का कैलेंडर आना है तो 24 के एंड में आ जाएगा, और उसी से ही किस किस एग्जाम्स का, ठीक है, अंत थोड़े से कम को हो, इसलिए आप सिर्फ आईएएस आईपीएस, क्योंकि उनको आपने देखा है, उनका नाम बहुत सुना है, इसलिए आप आईएएस कहते हो, ठीक है। बाकी देखो आईएएस पढ़ाने वाला, ये बहुत बच्चों के मन में आता होगा कि सर आईएएस जो पढ़ाते हैं टीचर्स, आईएएस को पढ़ाते हैं, कभी तो आईएएस जो उनमें से ही बना है, उन स्टूडेंट्स में से ही, तो उनको भी किसी ने पढ़ाया है, तो वो तो टीचर बड़े ज्ञानवान होते होंगे। क्या आईएएस पढ़ाने वाले टीचर वो खुद आईएएस क्यों नहीं बन जाते? ये तो बहुत बड़ी पोस्ट है। हाँ भाई, बहुत बड़ी पोस्ट है, वो क्यों नहीं बन पाते, इसका कारण दे देता हूं कि अब आपको अगर मान लेते हैं कि भैया एक पेपर तैयार करना है, जीएस का एक पेपर, अब वो एक पेपर में मान लीजिए पॉलिटी आई है, पॉलिटी के साथ भी उसमें कुछ और हो सकता है, जीएस का कोई सा एक पेपर। अब हो सकता है एक जो टीचर है वो आपका सिर्फ पॉलिटी में अच्छा हो, लेकिन उसका हो सकता है ज्योग्राफी उसका खराब हो सकता है उसका हिस्ट्री उतना अच्छा ना हो, लेकिन पॉलिटी में उसकी कमांड ऐसी है कि उसको संपूर्ण बहुत कुछ ज्ञान है। इस वजह से कि वो केवल पॉलिटी का टीचर है, इस वजह से वो आईएएस नहीं बन सकता, क्योंकि वो उसका और सब्जेक्ट उतने अच्छे होने की गारंटी नहीं है। तो आपको अगर आईएएस बनना है तो आपको सभी सब्जेक्ट्स में बैलेंस बना करके चलना ही होगा। वो टीचर जरूर बन जाते आईएएस, लेकिन वो बन इसलिए नहीं पाए क्योंकि उनकी सारे सब्जेक्ट्स पे समान कमांड नहीं हो पाई जो यूपीएससी में आते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, आईएएस बनने के लिए सर रोज कितनी पढ़ाई करनी जरूरी होगी? ये कोई निश्चित नहीं है। अभी अगर आप अपना टारगेट फिक्स करते हैं 12th के बाद, तो आप अपनी ग्रेजुएशन करिए, साथ साथ आप अपना 2-3-4 घंटे रेगुलरली दे दीजिए। अगर आपने टारगेट 12th के बाद फिक्स कर दिया है, वही लोग जो 12th के बाद टारगेट फिक्स करते हैं और 2-3 घंटे रेगुलरली पढ़ते हैं और बिल्कुल टारगेटेड चीजों को पढ़ते हैं, सिलेबस के हिसाब से पढ़ने लगे, इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया, अब वो ग्रेजुएशन के बाद एक ही साल में पहला ही अटेम्प्ट देंगे, हो सकता है उनका क्लियर हो जाए, है ना। तो वो एक पढ़ाई का, इसमें कोई आपको 17 घंटे भी पढ़ के ऐसे कह देगा भाई मेरा क्लियर नहीं हुआ, मैं 4 साल 17 घंटे पढ़ा, डिमोटिवेट हो जाओगे भाई, फिर तो मेरा होना ही नहीं है। एक ये कह रहा है कि मैं 5-6 घंटे पढ़ा हूं तो और मेरा हो गया, आप कहते हो ये झूठ ही बोल रहा है, 17 वाले का हुआ नहीं 5-6 का। तो ये सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना डेडिकेशन है। तो ये आता है आपको आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने से, आप कितने सीरियस है अपने लक्ष्य के प्रति और कब सीरियस हुए हैं, तो ये उससे आएगा, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बोलूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन है, सिर्फ ग्रेजुएशन, चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीटेक हो, सब ये सिंपल ग्रेजुएशन यहां पर चाहिए। अब अगर बोले कि सर ग्रेजुएशन में क्या कुछ परसेंटेज निर्धारित है, कुछ इतने परसेंट आना जरूरी है? जी नहीं, ऐसी भी कोई परसेंटेज की कंडीशन नहीं है। अच्छा, इसका मतलब अगर 40% अंक हैं तो भी, थर्ड डिवीजन भी है तो भी आप आईएएस बन सकते हैं? जी बिल्कुल बन सकते हैं। और आईएएस ही क्यों बोलते हो भाई, यूपीएससी क्लियर, सीएससी एग्जाम क्लियर करने की बात किया करो आगे से, क्योंकि केवल इससे आईएएस नहीं बनते। हाँ वो बात जरूर है, क्योंकि जो टॉपर लोग होते हैं वो आईएएस को चुनते हैं, पर ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग तो आईपीएस को भी चुनते हैं जिनकी अंडर 100 रैंक है। मुझे तो भाई पुलिस में ही सेवा देनी है, मुझे तो पुलिस वाला रॉब ही चाहिए, तो वो आईपीएस भी चुनते हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी चॉइसेस पे डिपेंड है। आगे अगर बोले कि यूपीएससी टारगेट करते हुए ग्रेजुएशन में कौन सा विषय चुनना बेहतर होगा, ये बहुत अच्छी सोच है। अगर आप 12th के बाद आपको पता है कि भाई मेरे को यूपीएससी ही क्लियर करना है और अभी मेरे पास समय है सब कुछ सोचने का, तो सबसे बेहतरीन टाइम होता है कि 12th के बाद आप बीए करिए। बीएस देखिए, 12th आप साइंस साइड से पढ़ें बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको फिर लॉजिकल चीजों को सोचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12th मैथ से कर लिया,
मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन आगे अगर आप यूपीएससी टारगेट करें तो बीएससी बीटेक मत करिए, वरना उनमें ही उतनी पढ़ाई है। या तो फिर आईआईटी की तरफ जाइए, ठीक है भाई मुझे गवर्नमेंट की तरफ सोचना ही नहीं है, मैं अपना कॉर्पोरेट सेक्टर चुनता हूं, तो फिर उस तरफ जाइए। या अगर आप यूपीएससी की तरफ सोचते हैं तो फिर आप बीए की तरफ जाइए, सब्जेक्ट्स आपके काम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि यहां पर हमने सर ये सुना है बड़े लिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं, कितनी एज होती है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। तो बच्चों 21 प्लस तो आपको एज चाहिए, यानी 21 से पहले आप आईएएस का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दूसरा, यहां पर एक अटेम्प्ट की संख्या निर्धारित है और एज मैक्सिमम क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी आपको पता ही होगी आप किस कैटेगरी में, एक ओबीसी कैटेगरी होती है, एक एससी होती है, एक एसटी होती है, तो उस तरह। तो भाई ये एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी आ गई आजकल। तो भाई जनरल में ना 32 साल तक आप फॉर्म भर पाओगे मैक्सिमम। तो 21 साल से 32 साल तक ये हर साल फॉर्म आते हैं यूपीएससी के, और एक डेट फिक्स है कि भैया प्री इस महीने में हो जाएगा और मेंस इस महीने में हो जाएगा और इंटरव्यू इस महीने में, रिजल्ट इस महीने में आ जाएगा। ये बहुत कम डिस्टरबेंस होता है कि कभी जैसे मान लीजिए इस बार प्री डिस्टर्ब होगा क्योंकि इस बार चुनाव आ गए हैं, वरना मई में ही आपका प्री निर्धारित होता है। ठीक है, मेंस की भी ऐसी एक निर्धारण है, इंटरव्यू का भी निर्धारण है, पर कभी कभी जो बहुत बड़े चीजें आ जाती हैं बीच में तो फिर ये थोड़ा एक आध महीना आगे पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे तो 21 साल और 32 साल तक तो 11 साल हुए, 11 बार दे देगा पेपर? नहीं, यहां भी इन्होंने निश्चित अटेम्प्ट कर दिए कि भैया इन 11 सालों में आप 6 ही बार दे सकते हो अटेम्प्ट। अब ये अटेम्प्ट काउंट कब होता है? फॉर्म भर दिया सर अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा? नहीं, आपने अगर प्री में बैठ गए, अगर आप अनुपस्थित हो गए, फॉर्म भर दिया तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। लेकिन फॉर्म भर दिया और प्री भी दे दिया तो आप प्री में फेल हुए हो, पास हुए हो, मैटर नहीं करता, आपका अटेम्प्ट गिना जाएगा। ये तो भाई ये आपके 6 अटेम्प्ट ही मैक्सिमम हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग ये करते हैं यार इस बार ना मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, इस बार तैयारी करूंगा, मैं 2026 वाले में फॉर्म भरूंगा। ऐसे भी लोग करते हैं क्योंकि निश्चित अटेम्प्ट्स हैं। आगे ओबीसी वाले को 3 और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और 3 और साल एज में मिल जाते हैं, 21 से 35 साल तक। हालांकि ये भी 14 साल है, पर ये 14 में भी मैक्सिमम 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, एससी एसटी 21 साल से 37 साल की एज तक फॉर्म भर सकते हैं और ये हर साल फॉर्म भर सकते हैं। इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि भैया कितने अटेम्प्ट दे सकते हो, आप हर साल फॉर्म भर सकते हो। यानी ये 16 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, 21 और 37, और एससी एसटी दोनों के लिए। और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स जो फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स हैं वो 42 साल उनकी एज होती है और वो भी हर साल अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो ये मेन पोस्ट बताइए, वैसे तो बहुत सारी अलग अलग पोस्ट भी और भी होती है उनमें, जैसे IAAS ऑडिट वाली, उसकी भी एक अलग वैकेंसी, तो इनको जानना जरूरी होता है आप लोगों के लिए। अब मैं अगर आगे बताऊं कि भैया यूपीएससी की जो वैकेंसीज है वो कैसी कैसी रही हैं साल दर, पूरी मेहनत करके आया हूं इस वीडियो के लिए, तो भाई शेयर कर दीजिएगा। आईएएस के लिए क्या करना है, कैसे करना, आज के बाद कोई वीडियो मत देखना, फिर सब कुछ है इस वीडियो के अंदर। 2014 में 1364 पोस्ट आई थी सीएससी के लिए, यूपीएससी की पोस्ट के लिए, है ना। 2015 में 1164, 2016 में देखो घटती गई 1079, 980, 782, और ये देखो 2021 में तो 712 ही आई थी। लेकिन इस बार 2022 में 1011, 23 की अभी आई नहीं है, ठीक है, 23 की, अच्छा सॉरी ऊपर आ गई है, 2023 की 1105, 2024 की 1056। तो लगभग आप ये मान सकते हो इन 3 सालों को पीछे को देखूं तो 1100 ये टोटल वैकेंसीज होती है, जिनमें आईएएस कितने, आईपीएस कितने, वो मैं बता चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई ये देखिए यूपीएससी सीएससी का क्या पैटर्न है, कैसे कैसे ये क्या करते हैं, क्या स्टेप से गुजरना होगा एक स्टूडेंट्स को। तो भाई सबसे पहले तो इसके लिए देखिए एग्जाम का नाम है यूपीएससी सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो फॉर्म्स आएंगे फरवरी और मार्च में, प्री होगा मई और जून, फिक्स है, मेंस होगा सितंबर अक्टूबर, फिक्स है, और इंटरव्यू होगा जनवरी से मार्च के बीच में कभी भी, ये इतने दिन चलते हैं ये, और रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा। तो हर बार आप देखते होंगे यूपीएससी का रिजल्ट अप्रैल में पता लगता है भाई कौन आईएएस बना है, कौन आईपीएस बना है ना। तो ये
चीजें बिल्कुल फिक्स तरीके से हो गई। अब आप यूपीएससी सीएससी की देखते हैं तो भैया प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम और पर्सनालिटी टेस्ट जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, ये तीन चीजें होती हैं बच्चों। ये जस्ट क्वालिफाइंग होता है, ये कितने मार्क्स का होता है, इसमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं, इसमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं बच्चों। बहुत सारे बच्चे तो इस बात का भी प्राउड फील करते हैं और करना भी चाहिए कि मैंने प्री निकाल रखा है यूपीएससी का, आईएएस का प्री निकाल रखा है। और वो ऐसे ही नहीं निकलता वैसे भी, ठीक है। 10 लाख फॉर्म आए, बहुत थोड़े बच्चों को यहां पहुंचाना है, उनमें आप आ गए तो ये भी एक बड़ी बात है। अब मेंस असली चीज है ये, अगर आप यहां पहुंच गए हो तो फिर आप सफलता के बहुत नजदीक ही हो, अगर फाइनल मेरिट से रह भी गए तो। लेकिन आप जीवन में कामयाब इंसान जरूर बन जाएंगे अगर आपने मेंस को भी निकाल दिया है तो। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं पेपर वन। पेपर वन जो है, जिसको मैं बोल रहा हूं प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 2 को सी सेट कहते हैं, जो अभी कुछ सालों पहले ही ऐड किया, पहले ये नहीं होता था। तो पेपर 1 में 200 मार्क्स 2 आवर का पेपर होता है और जीएस के ही क्वेश्चंस होते हैं सारे, ठीक है। तो 200 मार्क्स का पेपर 2 घंटे का पेपर होता है, और ये भी 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है, सेम डे होते हैं। और बच्चा 33% लाना बस इसमें जरूरी होता है, यानी 200 में से आपको 67 मार्क्स लाने हैं बस। इसमें 67, लेकिन इसमें अगर 67 इसमें है तो ये आपके, तब तो इसको करने का कुछ अर्थ है, लेकिन उसमें ही 50 रह गए तो फिर इसका कोई अर्थ ही नहीं है। क्या इसमें पूरे 200 में से 200 ले आओ, पर 200 में से 200 आसान नहीं है बच्चों। यहां 200 में से अगर आप देखेंगे ना तो इसकी कट ऑफ वही जाती है 100-110 के बीच में आसपास, है ना। तो 200 में से 110 लाना आसान नहीं है यूपीएससी के अंदर प्री में। इतनी कम कट ऑफ सर, इतने नहीं आ पाते, नहीं आ पाते हैं, ठीक है बच्चों के, ठीक है। जब पेपर दोगे तो आपको भी पता चलेगी। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है बच्चों, क्लियर। तो हाँ, पेपर पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें कुछ भी लिखने का नहीं होता, ऑप्शन आते हैं, टिक करना होता है, ओएमआर बेस्ड होता है, ठीक है, क्लियर। ऑफलाइन। हाँ, अब मेंस की मैं बात कर लेता हूं। मेंस क्या होता है सर? मेंस से बड़ा डरते हैं, बड़ा डराते हैं लोग। तो मेंस में पहले समझिए कि पेपर ए होगा, पेपर बी होगा। ये ए और बी क्या है? ये लैंग्वेज के पेपर हैं। लैंग्वेज क्या है सर? जैसे पेपर ए में आपको संविधान में हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में से कोई सी एक भाषा, हिंदी भी है सर? हाँ, हिंदी भी है, और ये इंग्लिश का कंपलसरी है, ठीक है। तो इंग्लिश, ये पेपर होते 300 मार्क्स के, 300 में से 25% लाने जरूरी। क्वालिफाइंग है? हाँ क्वालिफाइंग है। प्री भी क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स नहीं जोड़ते, नहीं। उसमें आप अगर 110 पे कट ऑफ गई है ना प्री में, 200 में से 110 आए हैं और एक के 150 आए हैं, आते नहीं है वैसे, पर अगर 150 आए हैं तो दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। तो यहां पर क्वालिफाइंग है तो 25% लाने जरूरी है। 300 का पेपर ये होता है, 300 का ये, और 300 का 25% है 75 मार्क्स। अगर आप 75 मार्क्स ले आए तो आप पास हैं। फिर इसमें चाहे आप 200 भी ले आए तो भी बराबर ही हो। अब मैं यहां पर बताता हूं, फिर अगला पेपर होता है पेपर 1। इसको बोलते हैं एस्से, क्योंकि वो तो क्वालिफाइंग हो गए। अब यहां एस्से आएगा। सर एस्से कितने मार्क्स का आता है? भाई ये सारे पेपर जितने भी देख रहे हो, टोटल 9 पेपर होते हैं मेंस में, और ये 3-4 दिन चलते हैं, ठीक है। तो ये 2 पेपर हो गए, 7 ये हो गए, ये क्वालिफाई हो गए। इन 7 के 250 मार्क्स हैं, तो 250 गुणा 7 यानी पूरा मेंस 1750 मार्क्स का होता है। अब आप देखो पेपर 1 एस्से, ऐसे लिखने के लिए टॉपिक्स आते हैं। मान लीजिए 2 ऐसे लिखने हैं तो आपको 4-4 टॉपिक्स मिल जाएंगे, 4 में से एक टॉपिक पे ऐसे लिख दीजिए। पूरी डिटेल में जाऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। अब ऐसे 250 मार्क्स का होगा, इसमें से मार्क्स मिलेंगे। फिर एक पेपर 2 होता है जिसको GS 1 पेपर कहते हैं। GS के टोटल 4 पेपर, GS 1, GS 2, GS 3, GS 4। तो 4 पेपर GS के, एक पेपर ऐसे का, 5 पेपर हो गए। एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। आप ग्रेजुएशन में जब ऑनर्स कर रहे हो, किसी के वहां ऑनर्स से होती है, किसी के नहीं होती है,
तो जो ऑनर्स करें तो उस सब्जेक्ट में करें, 12th के बाद ये डिसाइड कर लें कि भाई मेरे को ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है, मैं इसी में ऑनर्स करूंगा। जब आप ऑनर्स करते हैं तो वो ऑप्शनल में ही करने का डिसाइड कर लें। अब ऑप्शनल कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं उसकी भी मैं एक लिस्ट दिखाऊंगा। मैं ऑप्शनल का मैंने बता ही दिया कि आप कोई सा भी चुन सकते हो, तो सारे पेपर्स की मैंने बात कर ली है। अब आपके सर ऐसे भी था, इसमें ऐसे हिंदी में लिखें इंग्लिश में, वो आपकी मर्जी होती है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जो टॉपिक आए हैं। अब देखिए यूपीएससी इंटरव्यू जो होता है वो 275 मार्क्स का होता है। अब आपने देखा कि सर 1750 मार्क्स मेंस के और 275 मार्क्स किसके, 275 इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट के, तो वो सारे मिलाकर के 2025 मार्क्स बन जाते हैं। पूरी लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही लिस्ट बनाती है आपको आईएएस आईपीएस। ठीक है, तो मैंने सिलेबस वगैरह भी दिखा दिया, डीपली भी देख सकते हैं सिलेबस को। प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत डीपली देखना पड़ता है ताकि हमें पैटर्न पता चल सके। ठीक है, तो जो सारी बातें बताई वो इस लिस्ट में थी। तो अब अगर मैं बोलूं कि शुरुआती तैयारी के लिए क्या पढ़ना शुरू करें, बच्चों शुरुआती तैयारी ये बहुत अच्छा सवाल है कि सर हमने आईएएस बनना है, बचपन से सपना देखा था, मेरे मम्मी पापा का सपना था। तो बेटा उनके सपने के लिए आप सपना देख रहे हो तो शायद कभी नहीं बन पाएंगे, लेकिन आपके अंदर से आता है कि मुझे करना ही है, तो ही आप इस तरफ जाओ, तो ही कर पाओगे। बहुत तगड़ा जुनून चाहिए, ऐसे ही नहीं निकलता। वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम में से एक आता है बच्चों ये। तो अगर मैं बोलूं तो भैया यहां पर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि भैया इससे पहले कि एनसीईआरटी, हर कोई जिससे भी आप पूछोगे वो कहेगा भाई, जहां भी आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में जाके बैठ जाइए, आपको पता लगेगा यार क्या पढ़ा रहा है, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। फिर आप बराबर वाले से पूछते भाई ये क्या है, किस तरह से। आप कोचिंग में चले जाओगे ना ये स्कीम है यूपीएससी की में, तो आपको शुरुआत में तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले फिर वो बोलेंगे, आपका सहपाठी बोलेगा भाई 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ के आओ पहले, तब जाके कुछ पता चलेगा। तो ये हर कोई जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने एनसीईआरटी 6 to 12 तक की ना पढ़ी हो। तो बच्चे 6th to 12th एनसीईआरटी ये हर बच्चे को पढ़नी पड़ती है। लेकिन ये कहने से अब बच्चा जाता है मार्केट में, वो कहता है भाई मुझे 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी दे दे, मुझे आईएएस बनना है। अब वो ले आता है, सही भी किताब भी दे दी उसने, दुकानदार ने। मान लीजिए पहले दुकानदार इतने समझदार नहीं होते, वो कोई सी भी उठा के दे देते हैं, यहां भी चयन करना मुश्किल होता है थोड़ा। और अब उसको ले भी आया, अब उसको पहले दिन बहुत मोटिवेशन के साथ पढ़ने बैठता है, ढीला हो जाता है। एक तो वो 30-35 किताब बन जाती हैं सारी मिला के, क्योंकि हर क्लास में 3-4 किताबें भी हुई तो भी तो इतनी बन जाएंगी ना बच्चों। 7 क्लासेज हैं, 6 से 12 गिन लीजिएगा। अगर वो 4 किताब भी तो भी 28 किताब बन जाएंगे हर क्लास में, है ना। किसी में 3 भी हैं, किसी में 5 भी हैं। तो ये 30-35 अगर ये किताबें, अब वो कह रहा है पहली किताब में ही मेरे को इतनी मुश्किल आ रही है, वो बंद कर देता है। बहुत सारे बच्चों ने एनसीईआरटी खरीदी और एनसीईआरटी धूल चाट रही है अलमारी में। ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है, कहते हैं कि ये तो समझ ही नहीं आता। बच्चों इसको पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि हर कोई सजेस्ट कर रहा है तो कुछ तो बात है। तो इसके लिए आपको एक गाइडेंस चाहिए, आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस टीचर चाहिए जो पूरी एनसीईआरटी को आपको कवर करा दे। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, अब मैं तो कहता हूं कि ग्रेजुएशन करते करते ही आप एनसीईआरटी अपनी कवर कर लो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्योंकि आपको बीए के लिए जो चीजें पढ़नी है ना, वो सब एनसीईआरटी से वैसे ही कवर हो जाएंगे, आपका बीए वैसे ही पास हो जाएगा। ठीक है, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि बीए करते करते ही अगर मैं ये कवर कर लूंगा तो फिर मेरे को पहले अटेम्प्ट में भी निकलने के पूरे चांस रहेंगे। कि मैं ये बैच की जानकारी लास्ट में दे रहा हूं, शुरू में नहीं दे रहा। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं इस बैच के बारे में बता सकूं, मेरा उद्देश्य है कि आपको चीजों में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको करना क्या है। ये क्लासेस एनसीईआरटी सार बैच की इस टाइम होंगी। सुबह 8 बजे हिस्ट्री होगी, इसमें इकोनॉमिक्स भी होगी, इकोनॉमिक्स की सारी बुक्स हल करवाई जाएंगी जो भी होती हैं। स्पेशली 9th से आती है इकोनॉमिक्स तो आपके सिलेबस में, ठीक है। तो हिस्ट्री 6 to 12 तक की हर एक एनसीईआरटी यहाँ कवर होगी। ज्योग्राफी की 6 to 12 तक की हर एक एनसीईआरटी कवर होगी।
तो ऐसे ही साइंस की और ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस की, लेकिन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सब। अब बच्चों ये क्लासेस 8 अप्रैल से मैं बता ही चुका हूं आप सबको। तो भैया यहां पर क्या सर हाइट वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता क्या? कलर विजन वाला भी जा सकता है क्या सर? पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स भी जा सकते हैं, हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स भी जा सकते हैं? जी हाँ। देखिए जैसे आईपीएस है, यहां पर आपको क्या करना होगा, हाइट की जरूरत होती है। आईएएस में कोई जरूरत नहीं है, आईआरएस में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आईपीएस में आप कैप कैंडिडेट नहीं जा सकते। वहां पर आपको एक हाइट मेंटेन करनी पड़ेगी, 165 सेंटीमीटर यहां हाइट मांगी जाती है आईपीएस के अंदर। जैसे एक इंडियन रेलवे की सर्विसेज हो, चेस्ट आपकी चाहिए, वैसे इतना हो जाता है, मेरे ख्याल से ये होती भी है सबकी। बाकी आईएएस बनने के लिए ये कंडीशंस नहीं है, आईआरएस बनने के लिए ये कंडीशंस नहीं है। अब अगर मैं बोलूं कि सर ये स्पेक्स चल जाता है क्या, यानी चश्मा चल जाता है? बिल्कुल चलता है। ये देखो इन्होंने 6x6 6x9 करेक्टेड विजन। करेक्टेड विजन मतलब आप स्पेक्स से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आईपीएस में भी स्पेक्स से जा सकते हो। आपको अगर आपको कलर विजन भी है तो उन्होंने बता दिया कि हाई ग्रेड कलर विजन भी चल जाएगा, लो ग्रेड यहां पे लो ग्रेड चल जाएगा, तो वो सब बताया हुआ है हर एक चीज। तो बच्चे इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से मैं आपको सारी जानकारी दे कैसे आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं और कैसे आप तैयारी कब से कैसे कर सकते हैं। कैसी ये वीडियो लगी, कैसी ये जानकारी लगी, जरूर बताना। धन्यवाद, नमस्कार।